नमस्कार, दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कलम कमाल की। इस कार्यक्रम के तहत आज हम एक बहुत ही युवा और संभावनाओं से भरे हुए पत्रकार आशीष कुमार की किताब मीडिया चरित्र पर बात करेंगे। मीडिया चरित्र पर ये बात इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि मीडिया जिस तरह से आज चर्चा का विषय बना हुआ है समाज में, वो कई तरह के सवाल पैदा कर रहा है। मीडिया की भूमिका में जो जिस तरह का बदलाव आया है, मीडिया के व्यवहार में जिस तरह का बदलाव आया है, उसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस किताब के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी भूमिका के तौर पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 2 महीने पीछे ले जाना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान की महंगाई की। पाकिस्तान में जब चीज़ों के दाम बढ़ रहे थे, सब्जियाँ महंगी हो रही थी, चावल, अनाज, गेहूं महंगा हो रहा था, आटा महंगा हो रहा था, तो भारत के हर चैनल पर, हर टीवी चैनल पर सुर्खियां बनी हुई थी, घंटों बहस चल रही थी, लोग आकर चर्चा कर रहे थे। प्रेजेंटर, जो मीडिया शो के प्रेजेंटर थे, जिन्हें पत्रकार कहना उतना उचित नहीं होगा, मीडिया शो के जो प्रेजेंटर थे वो उस पर चर्चा कर रहे थे या भारत उसकी महंगाई में भारतीय मीडिया आनंद ले रहा था। और ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, आज भारत में जब टमाटर के दाम बढ़े, जब भारत में महंगाई का वो दौर शुरू हुआ, चावल, दाल, हल्दी, अदरक, लहसुन, इन चीज़ों के दाम जब तेज़ी से बढ़े, 3 से 4 गुना बढ़े, टमाटर के दाम कहें तो 10 रुपये 20 रुपये किलो से सीधा 200 रुपये किलो तक गया, तो मीडिया से वो खबर गायब हो गई। भारतीय मीडिया में जो सबसे चर्चित खबर टमाटर की महंगाई को लेकर रही वो ये रही कि टमाटर बेचकर कौन करोड़पति हुआ। तो मीडिया उन दलालों पर फोकस हो गया जो आसपास के किसानों से सब्जियां खरीद कर इकट्ठी करके औने पौने भाव खुद मुनाफा कमाते हैं। वो मुनाफाखोरों पर इकट्ठा हो गया और बताने लगा कि टमाटर बेचकर देश में कौन करोड़पति हो रहा है, कौन कौन करोड़पति हो रहे हैं। तो ये एक उदाहरण है देश में मीडिया के चरित्र में आए बदलाव को समझने के लिए, क्योंकि ये अभी अभी हुआ है। पहले ऐसा नहीं था। पहले भारत में प्याज के दाम बढ़ते थे, टमाटर के दाम बढ़ते थे या किसी भी चीज़ के दाम बढ़ते थे तो मीडिया लगातार उस पर फोकस करता था, वैसे ही फोकस करता था जैसे पाकिस्तान की महंगाई पर फोकस किया गया था। लेकिन ये नया बदलाव पहली बार यहाँ दिखा और ये मीडिया के चरित्र में बदलाव का द्योतक। मीडिया के बारे में कहा जाता है कि मीडिया हमेशा जनपक्षीय होता है, यानी वो जनता की बात करने के लिए होता है, जनपक्ष को रखता है। वो एक पक्षीय नहीं होता, वो सत्ता का पोषक नहीं होता। मीडिया हमेशा जनपक्ष की तरफ रहता है, मीडिया जनपक्ष होता है। पत्रकार का काम जनपक्ष को प्रमुखता से रखना है। लेकिन जब महंगाई की बात आई तो मीडिया ने जब टमाटर बेचने वालों की या टमाटर बेचकर करोड़पति हुए लोगों की बात की, तो वो देश के उन करोड़ों लोगों की बात नहीं कर रहा था जिनके सब्जी से टमाटर गायब हो गया था, बल्कि वो उस एक व्यक्ति की बात पर फोकस हो गया जिसने टमाटर बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। हालांकि उसके अकेले के करोड़ों कमाने से बाकी सबका या पूरे समाज का कोई फायदा नहीं था। तो मीडिया किस तरह से अपनी भूमिका को बदल रहा है, ये किसके दबाव में बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, ये एक अलग बात है। दूसरा ये है कि जनता से किस तरह से मीडिया कटता जा रहा है, इसका दूसरा उदाहरण हमें मणिपुर से मिलता है। मणिपुर में जल रहा था, 3 मई से घटनाएं वहाँ हो रही थी, लेकिन मीडिया में खबर नहीं थी। मीडिया फोकस था सचिन और सीमा के प्रेम पर, जो पाकिस्तान से आई महिला। मणिपुर में क्या हो रहा था ये करीब 2 महीने बाद जुलाई में तब पता चलता है जब एक वीडियो वायरल होता है। यानी मीडिया के पास आज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास, टीवी मीडिया के पास, डिजिटल मीडिया के पास सोर्स ही नहीं बचे हैं। घटनाएं घट रही हैं, कहीं आगजनी हो रही है, पूरा राज्य जल रहा है, वहाँ उनके पास कोई संवाददाता नहीं है जो कि खबर भेज सके। और खबर के नाम पर स्टूडियो में बुलाकर 10 लोगों से चर्चा करा ली जाती है और वो पूरे दिन दिखाई जाती है, जिसमें सिर्फ विश्वमन होता है। तो मीडिया के चारित्रिक पतन जो दिख रहा है उसकी संभावना बहुत पहले से नज़र आने लगी थी। और ये जो आशीष कुमार की किताब है मीडिया चरित्र, इसमें इसी पर जिक्र किया गया है कि मीडिया का पतन कैसे हो रहा है। और ये लॉकडाउन के दौरान लिखी गई किताब है, आज की नहीं है। ये 2 उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये बहुत प्रासंगिक हो गए हैं कि मीडिया किस तरफ जा रहा है, और ये बहुत पहले से दिखने लगा था। और युवा पत्रकार आशीष कुमार ने इसे बखूबी इस किताब में उठाया है कि मीडिया
में कुछ ऐसी लक्षण दिखने लगे हैं, मीडिया में कुछ ऐसे लक्षण दिखने लगे हैं जो बहुत चिंता की बात है। इस किताब का दूसरा ही अध्याय है सत्ता के गलियारों में भटकती पत्रकारिता। वरिष्ठ पत्रकार एवं स्वतंत्रता सेनानी अखिलेश मिश्र से बात शुरू हुई है दूसरे अध्याय की, और वो कहते हैं कि पत्रकारिता मूलतः शेर है। अखिलेश मिश्र ये लिखते हैं, जिसका प्रसंग यहाँ दिया गया है इस किताब में, कि पत्रकारिता मूलतः शेर है, लेकिन सत्ता की जुगत इसके नाखून निकाल कर इसे सर्कस में ले जाने की होती है। यानी सत्ता की पूरी कोशिश होती है कि वो किसी तरह से इस शेर के यानी पत्रकारिता के नाखून निकाल कर इसे सर्कस में ले जाके जोकर बना दे, और वही करीब करीब हो चुका है। और इसके लिए जो शब्द अभी इजाद किया है, वो रवीश कुमार ने जो शब्द दिया है गोदी मीडिया, वो बहुत ही लिबरल, बहुत ही लचीला शब्द है और जिससे कोई असर नहीं पड़ता। जबकि पराड़कर के समय से ही या गणेश शंकर विद्यार्थी के समय से ही एक बहुत ही सशक्त शब्द था, जिसको हटाकर गोदी मीडिया जैसा लचीला और लचर शब्द लाया गया है। वो था जो सत्ता पक्षीय पत्रकारिता करते थे, उनको सत्ता के दलाल कहा जाता था। तो सत्ता के दलाल की जगह गोदी मीडिया जैसा लचर शब्द लाना और उसे प्रचारित करना एक तरह से इस तरह के चरित्र को बढ़ावा देना है। आशीष कुमार अपनी इस किताब में लिखते हैं कि मीडिया और राजनीति की एक सीमा से अधिक नजदीकियां जनहित के खिलाफ हैं। मीडिया से लोगों की अपेक्षा होती है कि वह लोकतंत्र में वॉचडॉग की भूमिका निभाएगा, राजनेताओं और सत्ता को जनता के प्रति जवाबदेह बनाएगा। लेकिन दोनों के बीच यानी मीडिया और सत्ता के बीच एक सीमा से अधिक अगर नजदीकी हो जाती है तो दोनों अपनी अपनी भूमिकाओं में गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, जैसा कि आज दिख रहा है। आज खबरें गायब हैं, सूचनाएं गायब हैं। किसी भी समाज को सशक्त बनाने में सूचनाओं की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, लेकिन जब सरकारें, सत्ता जब छवि की चिंता बढ़ जाती है तो वो सूचनाओं को बाहर नहीं आने देती। आज स्थिति यह है कि सरकारी कार्यालयों में पत्रकारों का मोबाइल ले जाना या और चीज़ें ले जाना प्रतिबंधित हो गया है, जबकि एक ज़माना था जब मोबाइल वगैरह भी नहीं थे, तब वहाँ के पियोन से जो है किसी भी नई फाइल की आप फोटोकॉपी लेके आ सकते थे और खबर बना के छाप सकते थे। अब फोटोकॉपी तो दूर है, आपको मोबाइल भी नहीं लेके जाने दिया जाता ताकि आप कहीं फ़ोटो खींचकर खबर न छाप दें। अधिकारी आपसे मिलेगा, आपको चाय पिलाएगा और भेज देगा, और सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार को जो संभाल रहे हैं उनकी चिंता देश नहीं है, उनकी चिंता अपनी छवि है, अपनी छवि को बचाना है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इस किताब में बहुत अच्छी तरह से बताई गई है कि मीडिया का जिस तरह से कारपोरेट दबाव बना मीडिया के ऊपर, और जिस तरह से मीडिया लाभ का विषय बन गया 2000 के बाद। उससे पहले मीडिया एक मिशन की तरह चलता था, लेकिन बाद में बड़े घरानों ने उसे जब देखा कि इसमें 27% की ग्रोथ हो सकती है, 26% की ग्रोथ हो सकती है, तो ये एक लाभ की चीज़ बन गया। मुर्गी सोने का अंडे देने वाली मुर्गी बनी एक थोड़े से समय के लिए, बाद में वो दबाव ले लिया गया और अब सत्ता ने फिर मीडिया का अपने तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैं पूरे मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, आज भी कुछ हैं जो डटे हुए हैं, जो सूचनाओं को निकाल कर लाते हैं और उनकी कीमत भी चुकाते हैं। अब देखेंगे कि बड़े पैमाने पर जो मीडिया है और खासकर टीवी मीडिया है, वो विपक्ष की भूमिका में अब नहीं दिखता है, जबकि मीडिया को स्थायी विपक्ष माना जाता है, इसलिए उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। यानी सरकारों का काम अपने काम करना है, देश की प्रगति के लिए काम कोई हो रहा है तो उसका गुणगान करना मीडिया का काम नहीं है। उसके लिए सरकार के पास अपना पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, वो करेगा। मीडिया का काम ये है कि अगर कोई खामी है तो वो खबर है, अगर कहीं घोटाला है तो वो खबर है, वो सूचनाएं देना मीडिया का काम है, जो कि अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है या बंद हो चुका है, और कहीं कहीं थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन जैसे ही कोई इस तरह की खबर आती है तो उस पर पूरा सरकारी तंत्र टूट पड़ता है। इसी किताब का तीसरा अध्याय है कि चुनावी चौसर में, चौपड़ लिखा है इसमें कि चुनावी चौपड़ में मीडिया जो है मोहरा बन गया है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही चुनाव होने वाले होंगे, उससे कुछ समय पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले, चुनावी सर्वे के नाम पर लोगों का दिमाग बनाने की कोशिश की जाती है। और वो किस तरह के सर्वे होते हैं आपको पता ही होगा। आप इतने समय से सर्वे देख रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं दर्शकों में से जिनके पास कभी कोई फ़ोन आया है और उनकी राय पूछी गई है कि बताइए कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है, या कौन सी पार्टी जीतने वाली है या कौन सी पार्टी हारने वाली है, आप किस पार्टी को वोट देने वाले हैं? किसी से नहीं पूछा जाता है। उनका दावा होता है कि हम इतने लोगों से एक रैंडम सर्वे कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, वो गिनी चुनी चीज़ें हैं, और उसको परसेंटेज में दिखा के अगर आप
10 लोगों से अपने ही पास बैठे हुए से सवाल कर लें और एक ने कह दिया ये जीतेगी, 3 ने कह दिया ये जीतेगी, तो आप उसको 10 में से 3 और 1 हैं तो आप 30% और 10% में बांट लेंगे और यही आपका चुनावी सर्वे एक तैयार हो जाता है। तो इस तरह के सर्वे दिखाकर मीडिया को जो है मोहरा बनने के लिए विवश कर दिया गया है और इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं हैं बन गई हैं। जो कभी पत्रकार हुआ करते थे वो अब इस काम में लग गए हैं कि वो इस तरह के सर्वे बना के देते रहते हैं। पहले सर्फोलॉजिस्ट होते थे, उनका एक पैरामीटर होता था, एक बड़ा पैमाना होता था। और मैं ये नहीं कहता कि सर्वे करना गलत है, लेकिन सर्वे का एक पैमाना होता है। आपको सैंपल कलेक्ट कैसे करते हैं उसका एक विज्ञान है। अब वो विज्ञान गायब हो चुका है और यही वजह होती है कि जिस दिन नतीजे आने वाले होते हैं, एग्जिट पोल उससे 2 दिन पहले आपको अनुमति मिल जाती है। जब चुनाव संपन्न होता है, जैसे ही मतदान संपन्न होता है, एग्जिट पोल आता है तो 10 तरह के एग्जिट पोल आते हैं और 10 तरह के सब अपनी अलग अलग बात कह रहे होते हैं। किसी का कोई चुनावी सैंपल जो है ठीक ठाक होता नहीं है, किसी का फील्ड वर्क होता नहीं है, क्योंकि फील्ड वर्क करने के लिए आपको टीम चाहिए, आपको पत्रकार चाहिए और अब कोई पत्रकार पर निवेश करने को राजी नहीं है, फील्ड में सूचनाएं लेने पर पैसा खर्च करने को राजी नहीं है, क्योंकि उनका काम गप्पे लड़ाने से, 10 लोगों को बैठा के चर्चा करा देने से उन्हें टीआरपी मिल जाती है। आज देश में स्थिति यह है कि 250 से अधिक न्यूज़ चैनल हैं, वो किस तरह से चलते हैं। आप देख सकते हैं कि मणिपुर की खबर आने में 4 महीने लग गए और जब 4 महीने बाद खबर भी आई तो उस पर चर्चा करने के बजाय सचिन और सीमा की कहानी, और सचिन सीमा की कहानी में भी आपको बता दूं कि सीमा ने जब अवैध रूप से घुसपैठ की तब किसी को पता नहीं था, यानी देश की सुरक्षा एजेंसियां भी सोई हुई थी। जहां आके नोएडा में देश की राजधानी के पास आके बस गई, जहां सब जगह के पत्रकार मौजूद है, वहां भी किसी को नहीं पता था 2-3 महीने तक, जब वो खुद शादी कराने के लिए वकील के पास नहीं पहुंची, उस वकील ने उसको ब्रेक किया न्यूज़ को। तो ये देश की हालत इस वक्त चल रही है। मीडिया को सूचना इकट्ठे करने के काम पर एकदम अंकुश लगा दिया गया है। कोई पत्रकार अगर थोड़ी भी खबर निकाल लाता है तो यहाँ तक आ जाता है कि उसको जेल भेजने तक की नौबत आ जाती है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक ने नमक रोटी की, मिड डे मील की खबर लिखी थी, उसको क्या नतीजा मिला। उसे कोई पुरस्कार नहीं मिला सूचनाएं देने के लिए कि तुमने ये दिया तो हम इसमें सुधार करेंगे सिस्टम में। बजाय इसके सत्ता ने उस सिस्टम पर सुधारने पर जोर देने की बजाय उसी को दबाने की कोशिश की, उसे ही जेल भेजने की कोशिश की। तो ये स्थिति आज मीडिया के हो गई है, सत्ता की हो गई है। सत्ता ने मीडिया के चरित्र को खत्म करने के लिए पूरा दबाव, पूरा कोशिश कर दी और उसके नतीजे आने लग गए हैं। तो ऐसे समय में ये किताब, आशीष कुमार की किताब, बहुत पठनीय किताब हो जाती है। इसमें काफ़ी रिसर्च वर्क किया गया है, इसमें बहुत सारा डाटा जुटाया गया है। तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा आपको बताकर आपकी रुचि ख़त्म नहीं करना चाहता। आप सबको ये किताब खुद पढ़नी चाहिए। अगर मीडिया के प्रशिक्षु हैं, आप छात्र हैं या मीडिया कर्मी हैं तो उनके लिए भी है, और जो नहीं है उन्हें भी ये समझना चाहिए कि मीडिया में क्या हो रहा है। हालांकि इसमें कुछ तस्वीरें बहुत ज़्यादा निराशावादी भी हैं, लेकिन उम्मीद की किरण चूँकि बनी हुई रहती है हमेशा हर एक पेशे में, तो पत्रकारिता भी वापसी करेगी और फिर कुछ रीढ़ वाले लोग आएंगे जो पत्रकारिता को स्थापित करेंगे, क्योंकि बिना सूचनाओं के किसी भी समाज का काम चलने वाला नहीं है। लोग जोखिम उठाकर फिर सूचनाएं निकालेंगे और कितनी भी तानाशाही रहती है, निरंकुशता रहती है, सूचनाओं को दबाना आसान नहीं होता। 2 दिन बाद नहीं, 10 दिन बाद नहीं, 3 महीने बाद भी सूचना निकल कर बाहर आ जाती है, ये मणिपुर बताता है। और सीमा वाली कहानी भी यही बताती है कि वो अवैध घुसपैठिया बनकर घुस गई, लेकिन अंततः सूचना बाहर आती है। सत्ता कब तक उसे दबाती है, और ये देखा गया है कि दबाने वाली सत्ताओं का अंजाम बहुत अच्छा नहीं होता। अंततः सूचनाएं क्रांति करती हैं, बदलाव करती हैं, और सूचनाएं जब जितना दबाया जाता है वो उतना और ज़मीन फाड़ कर निकलती हैं। वो अंकुर की तरह हैं जिस पर जितनी मिट्टी डालोगे वो उतनी जल्दी फूट कर निकलेगा। तो आइए सुनते हैं किताब के संदर्भ को स्पष्ट करती हुई लेखक से उनकी बात। इस पुस्तक में हम उन चीज़ों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जैसे पर्यावरण का मुद्दा है, पूर्वोत्तर का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, दलित वंचितों का मुद्दा है। ऐसे मुद्दे अक्सर राजनीति की रेलम पेल में कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। राजनीति ही खबरों में हावी रहती है। पर्यावरण का मुद्दा कवरेज में नहीं आता है, पूर्वोत्तर का मुद्दा कवरेज में नहीं आता है, दलितों के मुद्दे सही मायने में कवरेज में नहीं आ पाते हैं। इस पुस्तक में उन चीज़ों की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास किया गया है ताकि मीडिया के कर्मी, मीडिया के छात्र
इन ओर ध्यान दे सकें, आगे सुधार कर सकें। इस पुस्तक की भूमिका हमारे गुरु डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव जी ने लिखी है। उन्होंने एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण लिखी है। उन्होंने कहा है कि मीडिया न वाइट है न ब्लैक है, मीडिया ग्रे में काम करता है। और हर मीडिया कर्मी के मन में उसी प्रकार का द्वंद्व है जिस प्रकार महाभारत के युद्ध के बीच में अर्जुन के मन में द्वंद्व रहता था। उसे सही को सही करना, गलत को गलत कहना कभी कभी बड़ा ही कठिन हो जाता है। तो आज दिल दिल्ली देश में इतना ही। फिर किसी नई किताब के साथ जल्द आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।